दिल्ली के एक आरके पब में जहां यंग एज के लड़के लड़कियां अपनी ही दुनिया में झूम रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ बार काउंटर पर दो लड़कियां आपस में बहस कर रही थी। तभी अदिति, यार तूने मुझे इस वक्त यहाँ पर क्यों बुलाया है? वजह भी कोई बता नहीं रही। तभी अदिति उस लड़की का हाथ पकड़कर, अब मैं तुझे और नहीं पीने दूंगी, पहले बता आखिर हुआ क्या है। तभी दूसरी तरफ से, अदिति यार, मैं क्या ही बताऊं, मेरी जिंदगी अब हेल बन चुकी है। मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं, मुझे बस यार पीने दे। अदिति, नहीं सुरभि, मैं तुझे और नहीं पीने दूंगी। तूने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? तुझे घर भी तो वापस जाना होगा। तभी सुरभि वाइन का गिलास उठाते हुए, नहीं, मुझे नहीं जाना और ना ही मेरा कोई ससुराल है, बल्कि मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे ही घर से निकाल दिया। अदिति गुस्से में, बट ये क्या बोल रही है तू? होश में तो है? हाँ अदिति, मैं होश में हूँ और मैं जो बोल रही हूँ वह सच बोल रही हूँ, और होश तो मुझे अब जाकर आई है। अदिति सुरभि का चेहरा अपनी तरफ करते हुए, सुरभि, मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, तू मुझे बता, मुझे तेरी ये बातें गोल गोल समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही। अदिति, बताती हूँ। आज मेरी सास मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी क्योंकि मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। पर यह बात तो तू अच्छे से जानती है, मेरी सास मुझे जैसे कहती मैं हमेशा वैसे करती गई। लेकिन आज जब डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट चेक किए तो उन्हें यह पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं बांझ हूँ। ये सुनते ही अदिति सुरभि की तरफ देखते हुए, सुरभि अपने आप को संभाल, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि तू अपने ससुराल में रहना ही छोड़ दे। तेरे ससुराल वालों के अलावा तेरा है ही कौन? ये बात सुनते ही सुरभि अदिति से, अदिति यार, बात इतनी नहीं है, मुझे लगा कि मेरे पति भी सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ से अदिति, सिद्धार्थ तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने तो अपनी माँ के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है। सुरभि ये सुनते ही रोने लगती है, वह तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन आज आज जब अस्पताल में सिद्धार्थ मेरे पास आए थे तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बांझ हूँ। मैं उनके पास बैठकर खूब रो रही थी, उन्हें मैं अपनी आप बीती सुना रही थी, लेकिन उन्हें मेरे आंसुओं से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी पीछे से मेरी सास मुझे कोस रही थी। वह बार बार अपने बेटे को कह रही थी, इस कलमुही से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है बेटा, मैं तुम्हें कहती थी ना इससे शादी मत करो, अब भुगतो। तभी दूसरी तरफ से सिद्धार्थ, माँ मुझे समझ में आ चुका है कि मैंने सुरभि से शादी करके गलती कर दी है। सुरभि मुझे अब वह खुशी नहीं दे सकती जो मुझे कोई और दे सकता है। तभी, माँ आपको पता है ना, वह प्रेग्नेंट है और माँ भी बनने वाली है। ये सुनते ही सिद्धार्थ की माँ बेहद खुश हो चुकी थी। उसने सिद्धार्थ को कुछ इशारा किया। तभी दूसरी तरफ से सुरभि इन सब से अनजान थी। उसे सास और अपने पति की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही वह अपने पति सिद्धार्थ से कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ती है कि पीछे से आवाज आती है, माँ जी। सब लोग जैसे उस तरफ देखते हैं तो वहां पर रागिनी खड़ी थी। रागिनी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सिद्धार्थ के पास आती है और तुरंत सिद्धार्थ की माँ लता जी अपनी पोटली से कुछ पैसे निकाल कर रागिनी के ऊपर वारने लगती है और कहती है, हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुमने अब सही लड़की को चुना है। यह सब देखकर सुरभि हैरान रह जाती है और जैसे सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर, सिद्धार्थ ये सब क्या चल रहा है, आखिर रागिनी यहाँ पर क्या कर रही है? तभी रागिनी एक गहरी मुस्कान लिए, वही जो सालों पहले से हो जाना चाहिए था, मैं सिद्धार्थ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही सुरभि गुस्से से रागिनी के ऊपर हाथ उठाने लगती है कि तभी सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ लेता है। सिद्धार्थ गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रागिनी पर हाथ उठाने की? सुरभि गुस्से में, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम दोनों का कब से ये सब चल रहा था? इस बात पर लता जी आगे बढ़ती हैं, मेरा बेटा तुमसे पूछ कर करता, तुम बांझ हो, तुमने कभी ये बताया? तुमने ही मेरे बेटे को वह खुशी नहीं दे पाई जो रागिनी दे सकती है, इसलिए मेरे बेटे ने जो किया वह सही था। ये सारी बातें सुनकर सुरभि एकदम के लिए फ्रीज हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी सौतेली बहन रागिनी ऐसा कुछ भी कर सकती है। सुरभि सिद्धार्थ का हाथ पकड़ते हुए, सिद्धार्थ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर मैं तुम्हें बच्चा ना दे पाई तो इसकी वजह से क्या किसी और के साथ अपना रिश्ता निभाओगे? हमारे रिश्ते का क्या? बोलो सिद्धार्थ। उस वक्त सुरभि की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तभी सिद्धार्थ गुस्से से तभी सिद्धार्थ गुस्से से सुरभि से अपना हाथ छुड़ाते हुए, क्योंकि मैं थक चुका हूँ, मैं तुमसे बोर हो चुका था अपनी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में रागनी है जिसने मेरी जिंदगी को रंगीन कर दिया है। ये सुनते ही सुरभि गुस्से से, तो मेरी गलती क्या थी? मैंने ही अपनी सौतेली बहन को हमारे ऑफिस में नौकरी दिलाने के लिए कहा था, गलती मेरी है। मुझे नहीं पता था कि सौतेली बहन अपना असली रंग एक एक ना एक दिन दिखा ही देगी। मैंने तो इसे अपनी सगी बहन माना था, लेकिन इसने आज इसके आगे सुरभि कुछ बोल पाती कि उसकी सास अस्पताल में सबके सामने उसे जलील करने लगती है।
सिद्धार्थ रागिनी का हाथ पकड़कर वहां से जा चुका था, लेकिन लता जी ने सुरभि को कह दिया था कि अब वो दोबारा खुराना इंडस्ट्री में बिल्कुल भी वापस ना आए। सुरभि यह बात सुनते ही बेहद टूट चुकी थी। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। वह गुस्से में ड्रिंक भी कर रही थी, जो कि उसे अपनी जिंदगी में कभी किया भी नहीं था। तभी अदिति उसका हाथ पकड़कर, बस कर यार, वह लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? तूने इतने साल उनके घर को संभाला, तूने अपनी लाइफ खुलकर कभी जी नहीं। मैं तो हमेशा कहती थी, ये जो तेरी सौतेली बहन रागनी है ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। लेकिन तू ही हमेशा कहती थी कि नहीं, हम दोनों में बहनों जैसा प्यार है। देख लिया, आज एक बहन ने दूसरी बहन का घर उजाड़ दिया। तभी सुरभि, हाँ यार, तू सही कहती थी, गलती मेरी है, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। कुछ देर दोनों चुप हो जाते हैं कि तभी अदिति, फिर तूने आगे का क्या सोचा है? क्या सुरभि, तो अपनी दादी को सब कुछ बता देगी? क्योंकि इस दुनिया में अब उनके अलावा तेरा कोई नहीं है, वही तुझे सच्चे दिल से चाहती हैं। सुरभि, नहीं यार, मैं उन्हें इस हालत में कुछ भी नहीं बता सकती। ऐसी वह दिल की मरीज है, अगर उन्हें इस बारे में कुछ पता चला तो वह बेहद टूट जाएंगी, और उन्हें मैं कोई सदमा नहीं देना चाहती। तभी अदिति, लेकिन यार, तू कहाँ जाएगी? सारी रात यहाँ बैठकर क्या तूने बस ये वाइन पीनी है? इससे तो कुछ नहीं होगा। तू अपने आप को संभाल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं दोबारा खुराना इंडस्ट्री जाऊंगी। सुरभि की बात सुनते ही अदिति हैरान रह जाती है। सुरभि, वह मेरी जगह है। जितने दिन हो सके मैं दादी से छुपाना होगा, मैं छुपा कर रखूंगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं बताना चाहती। ये कहती जैसे सुरभि वहां से उठती है कि उसका सर घूमने लगता है। आज वह चल भी अच्छे से नहीं पा रही थी। अदिति उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है और अपनी कार में बिठाकर उसे सीधा खुराना इंडस्ट्री ले जाती है। अदिति इस हालत में सुरभि को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। सुरभि की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। इस वक्त गाड़ी में सुरभि की आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अदिति को अपनी दोस्त के लिए काफी बुरा लग रहा था। अदिति गाड़ी की स्पीड तेज बढ़ाते हुए उसे सीधा खुराना इंडस्ट्री पहुंचा देती है। जैसे ही गाड़ी की ब्रेक लगाती है कि तभी सुरभि की आंख खुल जाती है। वह अदिति की तरफ देखते हुए, थैंक्स यार, इतनी रात को भी तू मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आई है। अदिति ये सुनते ही कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, मैं तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, और इस हालत में तुझे कैसे अकेले छोड़ सकती थी? चल, मैं तुझे अंदर छोड़कर आती हूँ। तभी सुरभि, नहीं यार, मैं खुद से चली जाऊंगी। इस बात पर अदिति भी ज्यादा जोर नहीं देती। जैसी सुरभि गाड़ी से उतरती है कि अदिति तुरंत वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसे भी घर से काफी कॉल आ चुकी थी। दूसरी तरफ सुरभि का यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। पर जैसे ही वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसका पैर लड़खड़ाया और वह गिरने वाली थी कि तभी पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया। इस वक्त उसके सामने जो शख्स था, सुरभि को नशे की वजह से वह सिद्धार्थ लग रहा था। आंखें बंद किए वह सिद्धार्थ का नाम ले रही थी और कहने लगी, सिद्धार्थ, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। खुराना इंडस्ट्री में सिद्धार्थ, मॉम, सुरभि अभी तक घर नहीं आई। तभी लता जी, तो क्या हुआ बेटा? होगी अपनी दादी के घर, अब से उसे वहीं पर तो रहना पड़ेगा। हाँ, वह तो ठीक है, लेकिन मॉम, अभी तक उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर उन्हें इस न्यूज़ के बारे में पता चलेगा तो शायद उनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। ये सुनते ही लता जी गुस्से में आती है। सिद्धार्थ, तुम्हें ज्यादा उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड रागनी की तरफ ध्यान दो। वह माँ बनने वाली है, और तुम खुद ही तो कहते थे ना, तुम्हें सुरभि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और तुम्हारा मन अब उससे भर चुका है। तभी सिद्धार्थ, हाँ मॉम, मैंने कहा था। इसके आगे वो कुछ कहता कि तभी किचन से रागनी जूस का गिलास हाथ में लेकर आ रही थी। तभी लता जी सिद्धार्थ को इशारा करती है, तो सिद्धार्थ रागनी को लेकर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। रागनी कमरे में जाते ही, फाइनली ये कमरा अब मेरा हो चुका है, जिसे मैं 6 महीने से इंतजार कर रही थी। फाइनली अब मैं इस घर की नई बहू बनूंगी। ये कहते उसके फेस पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ स्टार होटल में रूम नंबर 506 में एक लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। रूम में सारा सामान बिखरा हुआ था। रूम का माहौल जो था वह बेहद गर्म हो चुका था। हालांकि सर्दी के मौसम में भी गर्मी लग रही थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने रूम के एसी को भी ऑन करके रखा था। दोनों की सांसें एक दूसरे में समा रही थी, और पास के ही टेबल पर किसी का फोन बार बार फ्लैश हो रहा था। तभी वह शख्स उस फोन को देखकर तुरंत फोन को ऑफ कर देता है। दूसरी तरफ अदिति दूसरी तरफ अदिति फ्रस्ट्रेट होकर, ये सुरभि अब कॉल क्यों नहीं उठा रही? घर पहुंच तो गई होगी ना? लेकिन मैंने तो उसे पूरा घर के बाहर ही उतारा है। शायद आज उसने ज्यादा पी ली है, इसी वजह से जल्दी सो गई होगी। मुझे भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिलहाल मैं भी थक गई हूँ, जल्दी सो जाती हूँ, नहीं तो सुबह मॉम डैड मुझे फिर से उठाएंगे। ये कहती अदिति भी ब्लैंकेट ओढ़ कर सो जाती है। सुबह का वक्त ठीक 10 बजे स्टार होटल के रूम नंबर 506 में
धीरे धीरे जैसे उस लड़की की आंखें खुलती है, उसके पूरे बदन में एक दर्द सा महसूस होता है। रूम का हाल देखकर वह अचानक ही लड़की इधर उधर देखती है कि तभी वह लड़की, जिसका नाम सुरभि था, सुरभि हड़बड़ाते हुए, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? उफ, मेरे सर में इतना दर्द भी क्यों हो रहा है? सुरभि जैसे ही अपनी खुद की हालत देखती है तो वह बेहद हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वक्त वह एक नाइट ड्रेस में थी। सुरभि अपने सर पर हाथ रखकर कल के बारे में सोचती है तो उसे याद आता है कि सिद्धार्थ ने उसे धोखा दिया था और रात को वह एक पब में बैठकर अदिति से बात भी करी थी। उसके बाद वह घर वापस भी गई थी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है और उसके बाद उसे कुछ याद भी नहीं रहता। सुरभि अपनी ऐसी हालत देखकर जैसे से समझ चुकी थी कि उसका किसी के साथ सब कुछ हो चुका है। यह बात सोचते ही उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह मन में कहने लगती है, अब मैं किसको क्या बोलूंगी? एक तरफ सिद्धार्थ का धोखा और दूसरी तरफ मेरे साथ जो हुआ है, मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती। सुरभि जैसे ही आगे बढ़कर वॉशरूम की तरफ जाती है तो देखती है कि वॉशरूम में भी कोई नहीं था, बल्कि पूरा रूम वह चेक करती है, लेकिन उसे कोई दूसरा शख्स बिल्कुल भी नजर नहीं आता। सुरभि हड़बड़ाते हुए अपना फोन चेक करती है तो फोन ऑफ था। वह तुरंत फोन ऑन करती है तो अदिति की कई सारी कॉल और मैसेज थी। सुरभि मन में, अब अदिति को मैं क्या बोलूंगी, यही कुछ सोचती है कि तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। सुरभि को लगता है कि शायद अदिति ही कॉल करती होगी, इसी वजह से वह तुरंत रिसीव करती है। लेकिन दूसरी तरफ से, तुम उठ चुकी हो, वैसे कल की नाइट बहुत अच्छी रही। सुरभि ये सुनकर बेहद हैरान रह जाती है। उसकी आंखें बेहद सर्द हो जाती है। तभी सुरभि गुस्से में, तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? मैं अपने घर ही जा रही थी ना। तभी वह शख्स हंसते हुए, रिलैक्स सुरभि, खुराना। सुरभि शख्स से अपना नाम सुनकर बेहद हैरान रह जाती है। सुरभि, मेरा नाम तुम कैसे जानते हो? इसका मतलब तुम मुझे जानते हो। तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, तो तुमने मेरे साथ यह सब क्यों किया? बताओ मुझे। तभी दूसरी तरफ से वह शख्स हंसते हुए, अब से तुम्हें हर रात मेरे साथ बितानी पड़ेगी। सुरभि को उस आदमी की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उसे काफी डर लगने लगता है। सुरभि डरते हुए, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। तभी दूसरी तरफ से, शादीशुदा सिर्फ तुम नाम की हो, तुम्हारा पति तो तुम्हारी ही बहन के साथ अपना रिश्ता बना चुका है। अपने बारे में इतनी सारी बातें सोचकर सुरभि बेहद हैरान रह जाती है। वह समझ जाती है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। सुरभि कुछ देर सोचती है कि तभी वह शख्स, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ देर बाद वेटर कमरे में नाश्ता लेकर आएगा। तुम चुपचाप वह नाश्ता करो। और होटल के नीचे एक गाड़ी भी है, ड्राइवर तुम्हें जानता है। तुम उसे जहाँ कहोगी वह तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन ठीक रात के 8 बजे तुम वापस मेरे पास आओगी। ये सुनते ही सुरभि, अगर मैं नहीं आई तो क्या करोगे? तभी वह शख्स, मिसेस सुरभि, आना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा, जो तुम सोच कर भी समझ नहीं पाओगी। यह कहते ही उस शख्स ने तुरंत फोन कट कर दिया था। तभी सुरभि, आखिर यह है कौन जिसने मेरे साथ इतना घिनौना काम किया है? मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। अभी वह यह सब सोच रही थी, तभी रूम का डोर नॉक होता है। सुरभि जैसे ही डोर खोलती है तो वेटर नाश्ते की ट्रे लेकर खड़ा था। सुरभि तुरंत बिना देरी किए वेटर से वह नाश्ते की ट्रे पकड़ लेती है और तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। वैसे उसने कल दोपहर से कुछ खाया नहीं था। नाश्ता देकर उसे भूख लगने लगती है। चुपचाप वह बैठकर नाश्ता करती है कि तभी उसके फोन पर अदिति की कॉल आती है। सुरभि जैसे ही बिना देरी किए कॉल रिसीव करती है तो अदिति गुस्से से, कहाँ थी तू रात भर? मैं तुझे कितनी बार कॉल कर रही हूँ। सुरभि यह सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। उसे लगता है कि शायद अदिति को मालूम हो चुका है कि वह किसी और आदमी के साथ रात भर होटल में थी। तभी सुरभि हड़बड़ाते हुए, तू ये क्या बोल रही है? अदिति गुस्से में, और क्या बोलूं तुझे मैं? मैंने तुझे घर छोड़ दिया, उसके बाद तूने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया। सुबह से तेरा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तू रात को घर गई थी ना? तभी सुरभि गला साफ करते हुए, हाँ यार, मैं घर पहुंच गई थी। ऐसे कल ये सब हुआ था तो मैं घर जाकर सीधा सो चुकी थी। तुझे पता है ना कल मेरी हालत क्या हुई थी? सुरभि अदिति को उस शख्स के बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसे लगता था कि अगर अदिति को पता चला कि वह किसी शख्स के साथ अपनी रात बिता चुकी है तो अदिति उसके बारे में गलत सोचेगी और उसे यही लगेगा कि शायद मैंने ही अपने पति को धोखा दिया है। इसी वजह से मेरे पति ने मेरी ही सौतेली बहन के साथ अपना रिश्ता बनाया है। सुरभि इन सब बातों में गुम थी कि तभी सुरभि, हेलो, तू मेरी बात सुन रही है ना? आगे क्या करेगी? इस घर में रहेगी? क्या तूने अपनी दादी को सब कुछ बताया? तभी सुरभि, शांत हो जा। एक बार में इतनी सारी बातें पूछ रही है, मुझे कुछ नहीं पता मैं आगे क्या करूंगी, और मैंने दादी को कुछ भी नहीं बताया। तभी अदिति ठीक है, आगे कुछ बोलती कि तभी सुरभि तुरंत कहने लगती है, अच्छा यार,
मैं अभी उठी हूँ, बाद में फ्रेश होकर तुझसे बात करती हूँ। यह कहते ही वो फोन कट कर देती है। सुरभि मन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये शख्स है कौन। अगर मैं इसकी बात न मानी तो ये शायद मेरे परिवार वालों में मेरी बदनामी भी कर सकता है। मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा पति जिसने मुझे धोखा दिया, उन सब में मैं निकली भी नहीं, तभी दूसरी मुसीबत में मैं फंस चुकी हूँ। तभी सुरभि अपने माथे पर हाथ रखते हुए, आखिर मुझे क्या जरूरत थी रात को इतना पीने की, ये सब वो सोच रही थी। तभी उस शख्स का मैसेज आता है, नाश्ता हो गया हो तो ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है, तुम तैयार होकर नीचे चली जाओ क्योंकि रात को तुम्हें वापस मेरे पास आना है। जब मैसेज पढ़ते ही सुरभि इधर उधर देखने लगती है। वह सोचती है कहीं इस कमरे में कोई कैमरा तो नहीं लगा। वह तुरंत उठकर वॉशरूम जाती है और तैयार होकर सीधे गाड़ी में बैठकर खुराना इंडस्ट्री के लिए निकल पड़ती है। खुराना इंडस्ट्री जैसे पहुंचती है, घर के अंदर जैसे कदम बढ़ाती है, तभी उसकी सास लता जी, जहाँ हो वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें अब इस घर में आने की जरूरत नहीं है। तभी रागिनी सीढ़ियों से उतरते हुए, आ गई मेरी बड़ी बहन, वैसे कहाँ थी रात भर? ये सुनते ही सुरभि गुस्से में, तुम्हें क्या मतलब? तभी पीछे से सिद्धार्थ भी आता है। वह भी सुरभि से यही सवाल करता है। इस बात पर सुरभि सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं देती। तभी सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ लेता है। सिद्धार्थ गुस्से में, मैंने पूछा कहाँ थी तुम रात भर इस बात पर? लता जी, सिद्धार्थ बेटा, तुम पागल तो नहीं हो रहे हो? तुम क्यों पूछ रहे हो उससे? वह जहां भी जाए हमें क्या उससे लेना देना? तभी सिद्धार्थ, नहीं माँ, इसे जवाब देना पड़ेगा क्योंकि अभी इसके नाम के पीछे खुराना लगता है। अगर कल को इसके बारे में कुछ भी ऐसी वैसी बात पता चली या फिर मीडिया में यह बात फैली तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, मेरे बिजनेस में भी बहुत इफेक्ट करेगा। इसलिए जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक इसे यहीं रहना पड़ेगा। ये बात सुनते ही सुरभि गुस्से से, अब तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। मेरा जब मन चाहेगा मैं वहां जाऊंगी और मुझे इससे कोई भी नहीं रोक सकता। रागिनी इस बात का फायदा उठाते हुए, तो बताओ फिर कल रात को कहाँ थी? तभी सुरभि गुस्से से, दादी के पास थी मैं। यह बात सुनते ही सिद्धार्थ और रागिनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इस वक्त रागिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है, लेकिन इस बात से अनजान सुरभि जैसे ही आगे बढ़ती है कि तभी रागिनी चिल्लाते हुए, लेकिन दादी तो आज अस्पताल में है। ये सुनते ही सुरभि के कदम रुक जाते हैं। वह जैसे ही पीछे मुड़कर रागिनी को देखती है तो रागिनी हंसते हुए, मैं दादी को फोन करके बता दी थी कि तुम्हारा और सिद्धार्थ का डिवोर्स होने वाला है, लेकिन अभी मैं दादी को यही नहीं बताई कि मैं सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तभी सूरबी रागिनी की तरफ बढ़ते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी को यह सब बताने की? तुम्हें पता है ना वह दिल की मरीज है। ये कहते सूरबी की आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी सूरबी रागिनी की तरफ देखते हुए, तुम भूल रही हो वह तुम्हारी भी दादी है। रागिनी गुस्से में, वह मेरी दादी नहीं है, वह तुम्हारी ही दादी है। बचपन से आज तक कभी भी उन्होंने दिल से मुझे अपनाया नहीं। तभी सिद्धार्थ सूरबी की तरफ बढ़ते हुए, मतलब तुम रात भर दादी के पास भी नहीं थी तो तुम कहाँ थी? ये सुनते ही सुरभि कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। उसके पास इस वक्त कोई जवाब नहीं रहता। तभी उसके फोन पर अदिति की कॉल आती है और वह अदिति की कॉल देखते हुए, मैं कल रात अदिति के पास थी। तभी रागिनी मौके का फायदा उठाते हुए, तो तुमने भी क्यों बोला कि तुम दादी के साथ थी? अदिति बात को ठीक करते हुए, मुझे तुम दोनों को भी कुछ नहीं बताना। तुम दोनों ने ही मेरी जिंदगी खराब की है। तुम दोनों ने जब अपना अफेयर चलाया था, क्या तुम दोनों ने मुझसे पूछा या फिर तुम दोनों ने मुझे बताया? नहीं ना। अब मैं तुम दोनों को क्यों बताऊं? तभी सूरबी जैसे ही वहां से निकलने लगती है कि सिद्धार्थ अपने वॉलेट से पैसे निकालकर सूरबी के हाथ में थमाता है, लेकिन सूरबी गुस्से से वह पैसे सिद्धार्थ को वापस लौटाते हुए, अपनी गर्लफ्रेंड पर लुटाना, मुझे इन सब की जरूरत नहीं, ये कहते वहां से निकल जाती है। सूरबी की जिंदगी में एक के बाद एक तूफान आ रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे इन परेशानियों को हैंडल करे। सुरभि अस्पताल पहुंचकर जैसी वार्ड के अंदर जाती है तो इस वक्त उसकी दादी बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी। उसके बगल में ही उसकी पड़ोस की आंटी माधुरी जी थी। माधुरी सुरभि को देखते हुए सीधा उनके गले लग जाती है। तभी सुरभि, आंटी आप संभाली अपने आप को, दादी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी माधुरी, लेकिन बेटा अचानक से ही हुआ, मेरे फोन पर रागिनी की कॉल आई थी, मैंने उसके बाद जैसे ही तुम्हारी दादी से रागिनी की बात करवाई, उसके बाद उन दोनों के बीच ऐसी क्या बात होगी जिसके बाद ही तुम्हारी दादी को हार्ट अटैक आ पहुंचा? वह तो मैं घर पर मौजूद थी, इसी वजह से मैं तुरंत उन्हें अस्पताल ले आई। लेकिन बेटा तुम जानती हो ना, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे अंकल तो इस दुनिया में नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करती हूँ। तभी सुरभि माधुरी की बातों का मतलब समझ जाती है और कुछ ही देर के अंदर एक नर्स आती है। वह सुरभि को देखते हुए, आप पहले जल्दी से अस्पताल की फीस जमा कर दीजिए। सुरभि जैसे ही काउंटर पर जाकर फीस पता करती है तो उसे पता चलता है कि पूरे 2 लाख रुपए बने थे। इतनी बड़ी रकम सुनकर सुरभि हैरान रह जाती है।
तभी नर्स ने भी बताया था सुरभि को कि तुम्हारी दादी को कुछ दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा और उसके ऊपर से कुछ दवाइयां भी लेनी पड़ेगी। सुरभि कुछ देर टाइम मांगकर जैसे एक साइड टेबल पर जाकर बैठती है और कुछ सोचने लगती है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, क्या आज रात के लिए रेडी रहना। सुरभि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किससे मदद ले। वह सिद्धार्थ से मदद नहीं लेना चाहती थी। तभी सुरभि अदिति को कॉल करती है। अदिति को भी सारे मामलों के बारे में बता देती है। अदिति यह सुनकर बेहद हैरान रह चुकी थी। रागनी यह सब कैसे कर सकती है? उसे कम से कम दादी के बारे में तो सोचना चाहिए। वह पत्थर दिल बन चुकी है क्या? तभी सुरभि अदिति से, यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सुरभि की बात सुनते ही अदिति कहती है, यार मेरे पास सिर्फ 20,000 ही है। इतनी बड़ी रकम मेरे पास बिल्कुल नहीं है। अदिति भी सुरभि की परेशानियां देखकर बेहद परेशान थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सुरभि की मदद कैसे करे। तभी अदिति सुरभि को बाय बोलकर फोन रख देती है। इस वक्त सुरभि की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जैसे वह कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से, तुमने मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। तभी सुरभि को समझ में आ जाता है कि यह वही शख्स है जिसके साथ वह उस होटल में रात गुजार कर आई है। तभी सुरभि गुस्से में, देखो मैं बहुत परेशान हूँ और इस वक्त मुझे और परेशान मत करो। तभी वह शख्स धीमी सी आवाज में, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। तुम्हें भी पैसों की बहुत जरूरत है ना? तभी सुरभि इधर उधर देखते हुए, तुम्हें ये बात कैसे मालूम? दूसरी तरफ से वह शख्स हंसते हुए, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझसे कोई भी चीज छुपी नहीं है। इस वक्त सुरभि को पैसों की बहुत जरूरत थी। तभी सुरभि, तुम जैसा कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है। तुम मेरी मदद करोगे? इसके आगे वह कुछ बोल पाती कि तुरंत फोन कट हो चुका था। सुरभि गुस्से में, पागल है क्या? कोई भला इतने पैसों की मदद क्यों करेगा? तभी उसके कुछ देर में ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें यह उसे पता चलता है कि अभी उसके अकाउंट में पूरे 4 लाख हिट हुए हैं। इतनी बड़ी रकम सुनकर सुरभि बेहद हैरान रह चुकी थी। तभी फोन पर एक मैसेज आता है, कुछ पैसे इलाज के लिए और कुछ उनकी दवाइयाँ के लिए और बाकी तुम अपने पास रखना। तभी सुरभि मैसेज का रिप्लाई करते हुए, मैं जल्द ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। उसके कुछ देर ही में ही सुरभि को दोबारा मैसेज आता है, तुम्हें हर रात मेरे पास आना पड़ेगा। तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम है। सुरभि समझ चुकी थी कि अभी उसे इस आदमी की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। वह तुरंत जाकर हॉस्पिटल की फीस जमा करती है और कुछ दवाइयां भी खरीद लेती है। और उसके बाद जैसे ही वार्ड की तरफ बढ़ती है तो बाहर से उसे अपने दादी की रोने की आवाज आ रही थी। दादी रोते हुए, माधुरी से, मेरे पोती को न जाने क्या क्या दुख झेलना पड़ेगा। सिद्धार्थ को हम कितना अच्छा समझते थे, लेकिन वह तो सुरभि को छोड़ने वाला है। ये सुनते सुरभि की आंखों में आंसू आते हैं। वह तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए वार्ड के अंदर जाती है और जाकर सीधे अपने दादी को गले लगा लेती है। इस वक्त सुरभि अपना दर्द भुलाकर अपनी दादी से इधर उधर की बातें करती है, लेकिन उसकी दादी जानती थी कि यह सुरभि जानबूझकर यह सब कर रही है, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने सुरभि को दूसरों को खुश करते देखा था। कभी भी उसने अपना गम किसी के साथ शेयर नहीं किया। तभी सुरभि की दादी गुस्से से, बस कर बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मुझे इस वक्त अपनी पोती की चिंता हो रही है। तभी सुरभि आंखों में आंसू लिए, दादी आप मेरी चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। आप हमेशा यही कहती थी ना, तो फिर मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी खाने पीने पर ध्यान देना है और ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। वहीं दूसरी तरफ खुराना इंडस्ट्री में रागनी कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। रागनी ऑन ए कॉल, मॉम जैसा जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा वैसा कर रही हूँ। सुरभि को जल्द ही इस घर से निकाल दूंगी। मैं सिद्धार्थ पर प्रेशर भी डाल रही हूँ कि वह जल्द से जल्द सुरभि को डिवोर्स दे दे, ताकि वह मुझसे शादी कर ले और मैं जल्द ही इस खुराना इंडस्ट्री की मालकिन भी बन जाऊँ। रागिनी अपनी माँ से बात कर रही थी कि तभी उसे सिद्धार्थ के आने की आहट आती है। तभी तुरंत, ओके बाय मम्मा, मैं फ़ोन रखती हूँ, सिद्धार्थ कमरे में ही आ रहा है। सिद्धार्थ जैसे ही कमरे में एंटर करता है, सुरभि आंखों में आंसू लिए, सिद्धार्थ माई हबी, तुम्हें पता है उस सुरभि ने मेरा कितना मजाक उड़ाया। मैंने उसे दादी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड हूँ, कभी पत्नी नहीं बन सकती। तभी सिद्धार्थ गुस्से में, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुमसे ऐसे बात करने की? मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। मामला बिगड़ता देख रागिनी तुरंत सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लेती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। माई हबी, ऐसे नहीं, अब हम उसे अलग तरीके से जवाब देंगे। ये सुनते ही सिद्धार्थ उसकी तरफ देखता है। तभी रागिनी, तुम जल्द से जल्द डिवोर्स के पेपर तैयार करवाओ और सुरभि को जल्द से जल्द डिवोर्स दो। अस्पताल में सुरभि को उस शख्स की बार बार कॉल आ रही थी, क्योंकि अब रात के करीब 8 बजने वाले थे। सुरभि माधुरी जी से बात करते हुए, आंटी मैं जा रही हूँ, आप दादी का ख्याल रखना। मैं सारी पेमेंट भी कर दी हूँ और कुछ दवाइयाँ दे दी है। अभी दादी को सिर्फ आराम की जरूरत है।
दूसरी तरफ से माधुरी जी, ओके बेटी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखो। सुरभि माधुरी को बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। जैसे वह बाहर देखती है तो बाहर एक ब्लैक कलर की गाड़ी वहां पर खड़ी थी। वह इस गाड़ी को अच्छे से पहचानती थी। वह तुरंत जाकर उस गाड़ी में बैठ जाती है। तभी गाड़ी सीधा स्टार होटल में जाकर रुकती है। सुरभि को इस वक्त कुछ भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही थी। अगर उसने इस शख्स की बात ना मानी तो शायद उसकी बदनामी भी वह करवा सकता था। इसी वजह से सुरभि चुपचाप 506 में चली जाती है। जैसे ही वह कमरे के अंदर जाती है तो पूरे कमरे में अंधेरा था। सुरभि को बहुत डर लग रहा था। तभी जैसे सुरभि कोई है, तभी पीछे से कोई उसे कसकर पकड़ लेता है। वह शख्स सुरभि के कान में, रिलैक्स, मैं हूँ, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, ये कहती वह शख्स सुरभि के गर्दन पर धीरे धीरे किस करना शुरू कर देता है। सुरभि ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। उसे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इन सब में उसकी मजबूरी थी। तभी वह शख्स सुरभि को अपनी तरफ करते हुए, तुम्हारे दिलों की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी सुरभि, क्योंकि मैं परेशान हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती, मेरे पति के साथ अभी डिवोर्स भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा रिश्ता बना रही हूँ। अगर किसी को इस बारे में मालूम पड़ा तो मेरी खूब बदनामी होगी। मेरी मजबूरी है, इसी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, और तुमने मेरी दादी के इलाज के लिए भी पैसे दिए हैं। तभी वह शख्स धीमी सी आवाज में, तो इसका मतलब है तुम दिल से यहाँ नहीं आई। सुरभि तुरंत, नहीं। दूसरी तरफ से वह शख्स हंसते हुए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें अब मेरी आदत लग जाएगी। उस आदमी की बात सुनते ही सुरभि, मतलब क्या है तुम्हारा? देखो, मैं रोज तुम्हारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि इसके आगे वो कुछ बोलती कि तभी उस शख्स ने तुरंत सुरभि के होठों पर अपने होठ रख दिए और वह धीरे धीरे स्लोली स्लोली किस करने लगा था। 2 मिनट तक किस करने के बाद वह शख्स सुरभि से अलग हुआ और धीमी सी आवाज में बोला, मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, तुम मेरे सामने चुप रहा करो, वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। यह कहते उसने तुरंत सुरभि को बिस्तर पर धकेल दिया और अगले ही पल उसने सुरभि को अपने आगोश में ले लिया था। आखिर कौन है ये शख्स और क्या सुरभि इस शख्स से अपने आप को बचा पाएगी? उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।